वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है वहाँ अपने चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। डन। चैप्टर नंबर 5 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। डन। चलिए चैप्टर नंबर 6 जो है वो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें ये वाला जो टाइप है उसको 1 कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड जो है वो आपका सेकंड जो पार्ट आने वाला है, ठीक है ना, उसके अंदर होगा। डन। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अब ये जो चैप्टर है वो टोटल 4 मार्क्स का है। इसका वेटेज कितना है? 4 मार्क्स, ठीक है ना। और इसमें एक ही क्वेश्चन आता है, केवल एक ही क्वेश्चन होगा इसके अंदर, ठीक है ना। अब मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो हेडिंग और सब हेडिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो आएगा आपका। और सब हेडिंग और सब हेडिंग क्या होता है बताता हूँ मैं अभी, ठीक है ना। और एक आता है आपका जो बैलेंस शीट है, ठीक है ना, कंपनी अकाउंट्स की जो बैलेंस शीट है एज पर द शेड्यूल 3, ठीक है ना, एज पर द कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 के अंदर जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, जो पार्टनरशिप में बनाया था उस तरीके का फॉर्मेट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। डन। तो वो आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए, फॉर्मेट बनाने के लिए भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ठीक है ना, एज पर शेड्यूल 3, तो वो कैसा है, किस तरीके का है। डन। ठीक है ना। बैलेंस शीट एज पर एक्ट 2013, एज पर कंपनी एक्ट 2013, ठीक है ना। तो सर तो इसके अंदर अब हेडिंग और सब हेडिंग वाला क्वेश्चन भी इसके साथ ही प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। डन। तो इसमें टोटल 4 कॉलम्स बनते हैं। कितने कॉलम्स बनते हैं सर? 4 कॉलम्स, ठीक है ना। देखिएगा इधर, डन। अब सेकंड जो कॉलम है वो है आपका नोट नंबर। कौन सा है आपका? नोट नंबर का कॉलम, ठीक है। नोट नंबर में क्या लिखते हैं वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है ना। चलिए, फिर है आपका करंट ईयर्स प्राइस, 3rd नंबर का कॉलम। करंट ईयर की जो प्राइस होगी उसका कॉलम आपको बनाना है, ठीक है ना। और जो लास्ट कॉलम है आपका उसमें प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। डन। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना है। पर्टिकुलर देन नोट नंबर, देन करंट ईयर्स अमाउंट, देन प्रीवियस ईयर अमाउंट। देखिए, प्रीवियस ईयर का जो कॉलम है वो कॉलम बनाना नेसेसरी है, बट इसमें कुछ लिखा नहीं जाता है। आपको करंट ईयर की जो वैल्यू है उसी को राइट डाउन करना होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा इसका फॉर्मेट जो है उसमें जो स्टार्टिंग में हम लोग जो है वहाँ इधर फर्स्ट नंबरिंग करके इक्विटी एंड लाइबिलिटी ये वाला हेड बनाएंगे, मेन हेड इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है सर। लाइबिलिटी जो है उसका मीनिंग तो समझ में आ रहा है सर, ठीक है ना। सर लाइबिलिटी जो है, पर ये इक्विटी क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो कंपनी जो है वहाँ शेयर कैपिटल जो है, ठीक है ना, मतलब शेयर्स इशू करके, जो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो शेयर इशू करके जो फंड रेज करती है, ठीक है ना, तो शेयर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको इक्विटी के अंदर शो किया जाता है, ठीक है ना। तो सर इक्विटी के अंदर एक हेड है जिसका नाम है शेयर होल्डर्स फंड। कौन सा है?
शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। अब शेयर होल्डर फंड जो है उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है ना। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब होता है जो शेयर्स को खरीदते हैं उन्हें शेयर होल्डर्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो शेयर्स से रिलेटेड एक तो शेयर कैपिटल होगी, ठीक है ना। शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों हो सकती हैं। फिर सेकंड है आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है ना। अब रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर एक हेड होता है और वो है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है कि वाइल वी प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट वेयर वी शो द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कि सर सिक्योरिटी प्रीमियम इज शो इन द बैलेंस शीट ऑफ इट्स अ मेन हेडिंग इज अ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एंड सब हेडिंग इज अ रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है ना। आप फॉर्मेट बना के भी उसको शो करके बता सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो सर सिक्योरिटी प्रीमियम जो है, तो सर शेयर कैपिटल का जो अमाउंट होगा वो शेयर कैपिटल में आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट होगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर सर नेक्स्ट, ये तो हो गई शेयर होल्डर्स फंड की बात, ठीक है ना। फिर आता है बी, ये तो हो गया ए। अब शेयर होल्डर फंड्स के अंदर आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज इतनी ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। फिर है आपका नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है ना। इसके अलावा भी दो तीन चीज़ें हैं एक्स्ट्रा, पर आपको जो स्टैंडर्ड लेवल की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर, नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है जो करंट लाइबिलिटी न हो, ठीक है ना। तो सर लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटी होती है उनको नॉन करंट लाइबिलिटी कहा जाता है, ठीक है ना। तो जिसमें फर्स्ट है आपकी बैंक लोन, अगर आप बैंक से कोई लोन लेते हैं, ठीक है ना, फॉर मोर देन 1 ईयर, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना। उसके बाद में कोई बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह, ठीक है ना, डन। तो ये भी आपका लॉन्ग टर्म होगा, डन। बॉन्ड्स जो हैं वो मोस्टली रिजर्व बैंक जो है उसके पास में रखे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो और उसके बाद में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर एक हेड है, ठीक है ना, और वो कौन सा है सर, तो वो है परसेंटेज डिबेंचर्स। क्या चीज़ है वो, ठीक है ना। प्रीवियस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं कि सर डिबेंचर्स जो होते हैं उनको लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर शो किया जाता है, ठीक है ना, डन, इस तरीके से। तो सर ये तो हो गया आपका नॉन करंट लाइबिलिटी, डन। इसके अलावा अदर कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं तो वो भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना, लिख देते हैं इसको भी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है ना, डन। चलिए, फिर है आपका सी, क्या चीज, तो सर करंट लाइबिलिटी, क्या चीज, करंट लाइबिलिटीज, ठीक है ना। अब करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या आता है, जो चीजें नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर नहीं आती हैं, मतलब जो करंट लाइबिलिटी होगी, तो कौन कौन सी लाइबिलिटी बची इसके अलावा, तो सर बेसिकली जिसका ट्रीटमेंट जो है वो हाँ विद इन 1 ईयर के अंदर किया जाता है, जिसके अंदर फर्स्ट है क्रेडिटर्स, सेकंड है बिल्स पेबल, ठीक है ना। अब देखिएगा इधर, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, उन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो उसे वन वर्ड में हम लोग ट्रेड पेबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब होता है जिसके अंदर क्रेडिटर एज वेल एज बिल्स पेबल दोनों शामिल हैं, ठीक है ना। और अगर अलग अलग लिखना चाहें तो दोनों को इंडिविजुअली भी राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ट्रेड पेबल का मतलब दोनों का मिक्सअप, ठीक है ना, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, ठीक है ना। फिर है आपका
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर बिजनेस में कोई आउटस्टैंडिंग खर्चा है तो ये भी अपना करंट लाइबिलिटी कहलाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस जो है, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस वो भी आपके करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आएंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल सिंपल है, डन। अब आते हैं सर, ये तो हो गया आपका सर लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी वाला पोर्शन, ठीक है ना। ये कौन सा पोर्शन हो गया आपका, ठीक है ना। फिर आते हैं यहाँ पे सेकेंड, एसेट्स में कौन सी चीज, ठीक है ना, ये, डन। कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए एसेट्स के अंदर दो एसेट्स होती है, दो तरह की, एक होती है नॉन करंट एसेट्स और एक होती है आपकी करंट एसेट्स, ठीक है ना। तो सर सबसे पहले फर्स्ट हम लोग जो है वह ए के अंदर नॉन करंट एसेट्स की बात करेंगे, ठीक है ना, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है ना, ऐसी एसेट्स जो कि करंट एसेट्स ना हो, ठीक है ना। अब नॉन करंट एसेट्स के अंदर दो चीजें इन्वॉल्व हैं, एक है टेंजिबल एसेट्स और दूसरा है इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है ना। नॉन करंट एसेट्स के अंदर दो चीजें होती है, ठीक है ना, दो चीजें इन्वॉल्व है, कौन कौन सी, ठीक है, कौन कौन सी। देखिए आपको ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है वो याद कर लेना है, ठीक है ना, समझ के याद करना है, 2-3 बार देखोगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और मैं इसको इजी वे में भी समझा रहा हूँ, ठीक है, डन। चलिए तो सर नॉन करंट एसेट्स के अंदर, नॉन करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहले फर्स्ट जो है, ठीक है, जिसके अंदर टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल का मतलब होता है जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, समझ में आ कि नहीं। तो ये टेंजिबल एसेट्स कहलाती है, जिसमें फर्स्ट फर्नीचर, ठीक है ना, प्लांट, मशीनरी, समझ में आ कि नहीं, डन। तो ये सारी टेंजिबल एसेट्स होती हैं, इनका वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना है, डन। बात समझ में आई। फिर है आपका सेकेंड इनटेंजिबल, इनटेंजिबल एसेट्स, जिनको हम छू नहीं सकते हैं बट वो बिजनेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है ना। तो आपके लिए ऐसी कौन कौन सी एसेट्स होगी, तो सर गुडविल, ठीक है ना, गुडविल जो है वहाँ दिखती नहीं है पर इफेक्ट करती है, गुडविल का अपना एक वैल्यूएशन होता है, ठीक है ना। हमने एडमिशन ऑफ पार्टर के अंदर भी देखा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वगैरह, ठीक है ना। फिर है कॉपीराइट, डन। कॉपीराइट जो है वो भी आपका इनटेंजिबल एसेट्स है। उसके बाद में पेटेंट्स, ठीक है ना, फिर ट्रेडमार्क, ठीक है ना। तो ये आपकी इनटेंजिबल एसेट्स हो जाएगी, डन। और फिर आता है आपका नेक्स्ट, जो ये तो हो गया आपका ए, और फिर आता है आपका बी पोर्शन, ठीक है ना। तो बी पोर्शन के अंदर करंट एसेट्स, कौन सी एसेट्स है आपकी, करंट एसेट्स, ठीक है। अब उसके अंदर फर्स्ट है करंट एसेट्स के अंदर, जो कि आपकी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी, वो इसके अंदर आएगी, जिसमें डेटर्स हैं मान लो, ठीक है ना। फिर स्टॉक है जिसको इन्वेंट्री भी कहते हैं, ठीक है ना। फिर बिल्स रिसीवेबल, अब देखिए यहाँ पे जिस तरीके से क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल जो होते थे उनको हम दोनों को वन वर्ड में ट्रेड पेबल भी कहते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल जो है उनको ट्रेड रिसीवेबल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं, डेटर एज वेल एज अ बिल्स रिसीवेबल, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। ट्रेड रिसीवेबल लिखो या दोनों को अलग अलग सेपरेट लिखो, ठीक है ना, दोनों एक ही चीज़ है वो, डन।
इसके अलावा बिजनेस के अंदर जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है, कैश और कैश इक्विवेलेंट जो है, ठीक है ना, बिजनेस के अंदर जो कैश अवेलेबल है तो वो भी आपका करंट एसेट्स कहलाता है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो और इसके अलावा एक है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसा खर्चा जो पहले पे कर देते हैं, इट्स नॉट रिलेटेड विद द करंट ईयर, ठीक है ना। तो ये तो इस तरीके से ये आपका एसेट्स का पोर्शन हो जाएगा, बात समझ में आ गई, ठीक है ना, डन। तो ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो जाएगा, तो इसको आपको अच्छे से देख लेना है, डन, और ये आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। समझ में आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, ठीक है ना, अगर कोई डाउट्स है तो बिल्कुल उसको कमेंट्स बॉक्स में आप राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।